So, hello Hasik, once again a very good morning to you. Welcome to our civics class. Yes, आज हम लोग एक civics का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा फ्लेवर चेंज, थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए, और जिसका नाम है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम, जिसमें हम लोग इंडिया में किस तरीके से इलेक्शन होता है, क्या उसका प्रारूप है, क्या प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। कौन कौन वोट दे सकते हैं, किस बिहाफ पर वोट देने की एलिजिबिलिटी तय की जाती है, ये सारा कुछ हम लोग इस चैप्टर में देखते हैं। तो आज है इसका पार्ट 1, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलते हैं फटाफट से अपने पीपीटी पर। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर है, प्यारा प्यारा लिखा है। इंडिया adopted the principle of adult franchise with an abundant faith in the common man and the ultimate success of democratic rule। ये अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में बोलते हैं कि इंडिया ने एडल्ट फ्रेंचाइज को क्या किया है, एडॉप्ट किया है। एडल्ट फ्रेंचाइज के प्रिंसिपल को, उसके नियम कानून को क्या किया है, अप्लाई किया है, उसको अडॉप्ट किया है, और उसको बहुत ज़्यादा विश्वास है कॉमन मैन, एक आम आदमी पर, आम जनमानस पर, और डेमोक्रेटिक की अल्टीमेट सक्सेस पर। नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज सच एन एक्सपेरिमेंट बीन सो बोल्डली अंडरटेकन। कहीं भी, किसी भी विश्व में, विश्व के किसी भी कोने में इस तरीके का इम्पॉर्टेंट कदम, इम्पॉर्टेंट पहल आज तक नहीं हुई है, ये कहना है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर का। तो ये यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है क्या? ये जो एडल्ट फ्रेंचाइज या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात हो रही है, ये कैसी फ्रेंचाइज है, आइए हम लोग देखते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की यहाँ देखो डेफिनेशन दी गई है, इसको कॉपी में लिख लेना और याद कर लेना, समझ लेना। अ राइट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट, अनदर टर्म दैट इज यूज्ड टू सफरेज, अ सिनोनिम ऑफ फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज की ही एक सिनोनिम होती है सफरेज। ये क्या है? एक राइट, एक अधिकार जो कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिया जाता है, हमारे संविधान द्वारा हमें दिया जाता है। तो आखिर ये क्या है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? आओ देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डिसाइडेड दैट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वुड बी अ फीचर ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी राइट फ्रॉम द आउटसेट। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जब संविधान बन रहा था, तो संविधान निर्माता जो थे वो पहले से सोच रखे थे कि हम अपने इस संविधान में एक इम्पॉर्टेंट चीज रखेंगे, वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या है ये? This means that every adult citizen gets one vote and all votes have equal value. Hence, every Indian citizen aged 18 and above has the right to vote. कह रहे हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है कि हर एक एडल्ट सिटीजन को जो कि 18 प्लस है, उसको वोट है, उसको राइट है वोट करने का, एक वोट करने का राइट है, और हर एक वोट की एक ही वैल्यू होगी। ऐसा नहीं किसी की वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी, किसी की वोट की वैल्यू कम होगी, ठीक है। किसी ने एक वोट दिया तो उसको हम 10 गिनेंगे, किसी ने एक वोट दिया तो उसको हम आधा गिनेंगे। तो ऐसा नहीं होगा, हर एक वोट की कीमत सेम होगी और हर एक व्यक्ति एक ही वोट कर सकता है, भले ही वो किसी कास्ट का हो, भले वो किसी पंथ का हो, किसी भी रेस का, किसी भी रिलीजन, किसी भी जेंडर, किसी भी एजुकेशन, कोई भी इनकम हो, 10,000 कमा रहा हो, 20 लाख कमा रहा हो, कुछ भी नहीं कमा रहा हो, तब भी वो वोट दे सकता है। द वर्ड यूनिवर्सल कैनॉट दिस। जो वर्ड यूनिवर्सल है, ये इसी बात को संकेत कर रहा है, इसी बात की ओर हमें इंगित कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि हर वो एडल्ट पर्सन जो 18 प्लस हो गया है, उसको राइट है वोट करने का, उसको राइट है अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का, और हर एक वोट की कीमत एक ही जैसी होगी। ऐसा नहीं किसी की कम, किसी की ज़्यादा। तो इस बेस पर, किसी भी बेस पर, चाहे वो रिलीजन हो, कास्ट हो, सेक्स हो, जेंडर हो, एजुकेशन, इनकम, किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आई होप सो क्लियर। Let's explore India changed the minimum age for voting from 21 to 18 in 1988. Discuss whether this was a good move. 1947 में आज़ाद हुआ था देश, 1947 में 1950 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था जाकर के, 1988 तक
1988 के पहले तक ये जो 18 ईयर्स ऑफ एज अटेन करनी होती है वोट देने के लिए, वो 21 ईयर्स थी। 3 साल और लोग बड़े हो जाते तब वोट दे पाते थे। तो डिस्कस करना, थोड़ा तुम सोचो कि क्या ये एक गुड मूव था, क्या ये अच्छा मूव था कि 21 ईयर्स ऑफ एज को रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दिया गया। Universal franchise is a cornerstone of India democracy. Election to the Lok Sabha, the Legislative Assembly of every state and union territory, and all local election in villages and cities are based on the universal franchise. Article 326 of the Constitution. हमारा जो संविधान, इसमें कई सारे आर्टिकल लिखे हुए हैं। उसी तरीके से एक आर्टिकल आता है 326 आर्टिकल, जो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को शो करता है कि हर वो पर्सन जो 18 ईयर्स एज हो गया है, किसी भी कास्ट, किसी भी सेक्ट, किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म पंथ निरपेक्ष धर्म पंथ का हो, किसी भी धर्म का हो, वो क्या हो सकता है, वो वोट दे सकता है। तो ये आर्टिकल 326 में लिखा हुआ है। कहाँ कहाँ वोट दे सकता है? जब लोकसभा का इलेक्शन हो, जब उसके राज्य विधानसभा का इलेक्शन हो, तो और अपने लोकल गवर्नमेंट जो होती है, म्यूनिसिपैलिटी होती है, और जो भी प्रधानी का चुनाव होता है, जो भी जितने भी छोटे छोटे चुनाव होते हैं, सब में वो अपना पार्टिसिपेशन कर सकता है आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स। ये 326 आर्टिकल में लिखा हुआ है। रिमेंबर दैट नो वन कैन वोट ऑन अनदर्स बिहाफ। ऐसा नहीं कि आज हम नहीं जाएंगे, ऐसा है कि हमारा काम तुम कर देना, जाकर के वोट दे आओ, ऐसा नहीं होता है। सब का अपना अलग वोट होता है, उसको वहाँ प्रेजेंट होना पड़ेगा वोट देने के लिए। कैन यू कैलकुलेट हाउ लॉन्ग यू हैव टू वेट बिफोर यू कैन वोट? तुम्हें कितने साल और बड़ा होना पड़ेगा कि तुम वोट दे सको? ठीक है, तो कैलकुलेट करके बताना ब्रो। टू बी एबल टू एक्सरसाइज योर राइट यू नीड टू बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तुम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर्ड होना चाहिए कि तुम 18 ईयर्स के हो चुके हो और वोट इस बार दोगे। ठीक है, तो रजिस्टर्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट रजिस्ट्रेशन आप वोट नहीं दे सकते हैं। However, one is barred from voting is if found guilty or committing certain serious crime. यदि कोई सीरियस क्राइम किए हो, बहुत तगड़ा कोई क्राइम कर दिए हो, ठीक है, और तुम किसी मतलब FIR वगैरह दर्ज, मुकदमा वगैरह चल रहा है, तो वोट देने से आपको रोका जा सकता है। Do you remember India had a general election in the summer of 2024? कह रहे हैं क्या तुम्हें याद है 2024 के समर सीजन में इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन हुआ था। About 980 million voters were eligible to exercise their franchise for the 543 constituencies of the Lok Sabha. लगभग 980 मिलियन वोट्स पड़े थे। 980 मिलियन वोटर्स आए थे और अपने वोट का इस्तेमाल किए थे। कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है इंडिया में? टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 543 सीट है। इस पर ही लोकसभा क्या होता है, इलेक्शन होता है, चुनाव लड़ा जाता है। 543 सीट्स हैं, जिनकी सीट्स मैक्सिमम होंगी, जिनकी सीट्स मोर देन हाफ होंगी, हाफ से ज़्यादा होगी, उसकी सरकार बन जाएंगी। ठीक है, डोंट मिस आउट, इसको रीड कर लेना। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दी गई हैं। We need an elaborate and well-organized system to manage this massive exercise and ensure that the election take place fairly and free. तो हम लोग को काफ़ी एक अच्छा सिस्टम चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है वोट डालने के लिए। तो हमें एक वेल ऑर्गेनाइज तरीका होना चाहिए कि किस तरीके से वोट पड़े, कि सब कुछ पीसफुली, सब कुछ एकदम फेयरली, सब कुछ एकदम फ्रीली, आराम से हो सके। In this chapter, we will briefly explore who can vote, a few of the types of election we have, the electoral system, and how it is organized. तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कौन वोट कर सकता है, कितने टाइप के इलेक्शन होते हैं, और क्या हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन काम करता है, किस तरीके से वोट करवाई जाती है, क्या प्रोग्राम बनाता है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये डोंट मिस आउट, इसको भी रीड कर लेना। ये सब हिस्ट्री है, ये सब हिस्ट्री है कि किस तरीके से वोट्स धीरे धीरे करके एकदम कॉमन हो गया, सभी लोग वोट देने लगे। नहीं तो पहले था कि जो लिटरेट हैं, जो पढ़े लिखे हैं, सो कॉल्ड, वही से वोट दे सकते हैं। जो आम जनता है, गरीब किसान हैं, वो वोट नहीं देंगे, महिलाएं वोट नहीं देंगी। तो कैसे कैसे क्या क्या हुआ कि अब वोट सब एकदम नॉर्मल हो गया है, सभी लोग जो 18 ईयर्स के अबव हैं वो वोट दे सकते हैं। ठीक है, इसको रीड कर लेना।
Let's explore. In 1947, our literacy rate was about 14%, only about 8% among women. Some argued that the right to vote should be given only to literate people. ठीक है, कह रहे हैं लगभग उस समय सिर्फ 14% लोग, 1947 में 14% ही पढ़े लिखे लोग थे, जिसमें से 8% कौन थी, महिलाएं थी। ठीक है, तो ये बात हो रही है कि उस समय लोग ये चर्चा कर रहे थे कि वोट देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लिटरेट होना चाहिए, पढ़े लिखे होना चाहिए। Discuss in your group why the constitution makers may have decided on universal franchise from the time of independence itself। तो सोचो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इस चीज़ को सोचा पहले से ही कि ये चीज़ बहुत ही गलत है कि सिर्फ लिटरेट पीपल ही वोट कर सकें। इलिटरेट पीपल की कोई औकात ही नहीं है। जो काम कर रहे हैं, जो एकदम मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं, किसान हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं, उनको वोट करने का अधिकार नहीं। तो ये कितना सही कितना गलत है ये बताना। There are several reasons why universal franchise is so important. A few are illustrated in the mind map below. Can you add some more? कह रहे हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जरूरी क्यों है, आखिर हम उसे अपनाए ही क्यों। ठीक है, तो उसके रीजन यहाँ पे लिखे हैं वाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो पहला रीजन है पावर टू डिटरमाइन वंस फ्यूचर। ठीक है, अपनी कंट्री का आने वाला कल कैसे होगा, ठीक है, अपनी कंट्री का, अपने देश का आने वाला कल कैसे होगा, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या करती है, देती है हमें कारण। People decide what type of future they want and who can best represent them। ठीक है, पीपल को एक राइट रहता है, डिसाइड करने का एक पावर रहती है कि वो इन लोगों में से जितने लोग खड़े हैं इनमें से किसको चुने, किसको लग रहा है कि अगर इसे हम चुन लेंगे तो ये हमारे देश को आगे लेके जाएगा, ये हमारी बेहतरी के लिए काम करेगा। फोस्टर सिविक इंगेजमेंट, सिविक इंगेजमेंट को क्या करना, बढ़ाना। पीपल पार्टिसिपेट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन देयर एरिया। तो पीपल क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ की प्रॉब्लम्स को, वहाँ की जो भी दिक्कतें परेशानी है, नाली नहीं है, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, रोड नहीं है, तो इसकी लोग चर्चा करते हैं और सरकार पर प्रेशर डाल के उसको काम करवाते हैं। वाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एवरीवन इज इक्वल। सभी के सभी जितने भी हैं सभी के सब इक्वल हैं, भले वो किसी रिलीजन के हों, किसी कास्ट के, किसी सेक्स के, कुछ भी हों, अगर इंसान हैं तो वोट दे सकते हैं। एवरीवन्स वॉइस मैटर। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से क्लियर होता है कि सभी की आवाज़ इंपॉर्टेंट है, सभी को राइट है एक एक वोट करने का, तो सभी की आवाज़ मैटर करती है, सभी की बोली मैटर करती है, इसलिए बोलना चाहिए। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आंसरेबल टू इलेक्टोरेट। जो ऐसा भी इलेक्शन हुआ है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो उन पर्सन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने आपको वोट नहीं दिया था और आप जीत गए हैं, किसी पर्सन ने वोट आपको नहीं दिया और आप जीत गए हैं, तो ऐसा नहीं कि उस पर्सन के लिए काम नहीं करेंगे। ठीक है, यदि आप वहाँ के नेता बन गए हैं, यदि आप वहाँ के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, तो आपके लिए सब बराबर हैं, भले उन्होंने आपको वोट दिया या फिर नहीं दिया। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रिजिंग बैरियर्स, इनेबलिंग पार्टिसिपेशन, इंश्योरिंग यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। ठीक है, ब्रिजिंग बैरियर्स, ठीक है, तो बैरियर्स को हटाने का काम और ब्रिजेस को लगाने का काम हमारा ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज करता है। डेमोक्रेसी थ्राइव्स व्हेन एवरी एलिजिबल सिटीजन कैन फ्रीली एंड फेयरली पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। कह रहे हैं डेमोक्रेसी तभी समझ में आएगी, तभी उसका सही सदुपयोग देखने को मिलेगा, तभी मज़ा आएगा जब हर एक एलिजिबल सिटीजन वहाँ पर जाकर के क्या कर सकता है, वोट कर सकता है, वहाँ पे जाकर के अपना पार्टिसिपेशन रख सकता है, अपनी बात रख सकता है, तब डेमोक्रेसी का मतलब है। नहीं तो भाई साहब फिर तो लगेगा कि यहाँ तानाशाही चल रही है। वोटिंग इन इलेक्शन इज़ अ पावरफुल वे फॉर पीपल टू एक्सप्रेस देयर विल। ठीक है, वोटिंग एक पावरफुल वे है, एक बहुत ही शक्तिशाली वे है कि हम अपनी बात को, हम अपनी चीज़ों को, हम अपनी इच्छा को लोगों के सामने रख सकते हैं। हाउ डज दिस टेक प्लेस इन इंडिया। ये इंडिया में किस तरीके से काम करता है, हाउ देखते हैं। इंडिया इज़ अ लार्ज, डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स कंट्री। इंडिया बहुत ही बड़ी कंट्री है, यहाँ पे भांति भांति के लोग रहते हैं, जहाँ पे जाओ वहीं भीड़ है। यदि तुम स्टेशन जाओगे तो लगेगा पूरा भारत यहीं पे है।
तुम बस स्टॉप जाओगे लगेगा पूरा भारत यहीं पे है। तुम कहीं घूमने जाओगे गार्डन में, वाटर पूल जाओगे, वाटर पार्क जाओगे, कहीं भी जाओगे तुम्हें लगेगा सारी की सारी दुनिया यहीं आ गई। उसी तरीके से बताया जा रहा है कि इंडिया बहुत ही लार्ज है, डाइवर्स है और कॉम्प्लेक्स कंट्री है। इसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। टू इलस्ट्रेट द पॉपुलेशन ऑफ एलिजिबल वोटर्स इन इंडिया इज 15 टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। कह रहे हैं कि इंडिया की यदि वोटिंग प्रोसेस दी जाए, वोटिंग का वो किया जाए कितने वोटर्स हैं, तो वो यूनाइटेड किंगडम की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। यूनाइटेड किंगडम की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 15 टाइम्स है पॉपुलेशन के। इंडिया की पॉपुलेशन के 15 टाइम्स लोग क्या कर सकते हैं, 15 टाइम्स लोग वोट कर सकते हैं। जोग्राफिक इंडिया इज 6 टाइम लार्जर देन फ्रांस, और फ्रांस से 6 गुना ज़्यादा यहाँ पर वोटर्स हैं। Geographic diversity is a challenge too, thus election in India need to be organized taking the complexity into account। तो भाई साहब बात ऐसी है कि इंडिया जो है फ्रांस से 6 गुना ज़्यादा है, और जोग्राफिक डाइवर्सिटी इतने चैलेंजेस हैं इन मौसम के साथ, इतने चैलेंज हैं। जोग्राफिक डाइवर्सिटी मतलब होता है कि अलग अलग जगह पे लोग रह रहे हैं, अलग अलग खान पीन है, अलग अलग वहाँ का मौसम है, फिर भी इंडिया क्या करता है, इस इलेक्शन को ऑर्गेनाइज्ड वे में हर जगह कराता है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेस इलेक्शन इन इंडिया। वी विल लर्न मोर अबाउट ECI लेटर इन दिस चैप्टर। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया में इलेक्शन को ऑर्गेनाइज करवाता है और बहुत ही शालीनता के साथ कंप्लीट कराता है। द ECI has taken several innovation franchise and ensure no voter is left behind। ये कोशिश की जाती है कि कोई भी वोटर्स छूटे ना, सभी के सभी वोटर्स वोट करने आए। इलेक्टोरल ऑफिशियल ट्रैवल टू रिमोट लोकेशन टू एंश्योर एवरी सिटीजन कैन एक्सरसाइज देयर डेमोक्रेटिक राइट। इन 2024 फॉर द फर्स्ट टाइम द एल्डरली एंड पीपल विद डिसेबिलिटीज कुड कास्ट देयर वोट फ्रॉम होम and the postal voting option was available for a specific category of voters। तो कह रहे हैं कि इलेक्टोरल ऑफिशियल्स जो हमारे इलेक्शन कमीशन है, इसका ये काम करता है कि ये इंश्योर करे कि हर एक आदमी पोलिंग बूथ पर पहुंचे और अपना वोट कास्ट करके घर जाए। ठीक है, ये हमारा इलेक्टोरल ऑफिशियल चाहता है। Assistive technology like Braille enabled voter cards and app-based requests for assistance, including wheelchairs and ramps, were also made possible। तो भाई साहब बात ऐसी है कि जो लोग पैदल नहीं चल सकते हैं, जो लोग घर से नहीं आ सकते हैं, उनके लिए बनाई गई व्हील चेयर्स, और कुछ लोग बिल्कुल घर से हिल ही नहीं सकते, तो उनके लिए व्यवस्था इस तरीके से की गई है ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि खुद ही वहाँ पर जा कर के वोट लेके आएंगे। ठीक है, वहाँ पर अपनी मशीन लेके जाएंगे, उनसे वोट लेंगे और वापस आएंगे। लेट्स एक्सप्लोर को लेट्स रीड कर लेना, पढ़ लेना। अब यहाँ पर देखो, तुम्हें देखने को मिलेगा कि कितने लोग हैं, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग मजहब के, और सभी के सभी क्या कर रहे हैं, सभी के सभी वोटिंग करने के प्रोसेस की ओर लगे हुए हैं। कुछ लोग वोट कर चुके हैं, कुछ लोग वोट करने जा रहे हैं। यहाँ पे ये दादाजी हैं, ये वोट करवा करके निकले हैं, ये अपना वो बैग लिए हैं जिसमें सारे वोट्स सबमिट हैं। ठीक है, यहाँ पर दादी अपने घर पर ही क्या कर रही हैं, पोस्टिंग कर रही हैं। तो इस तरीके से बच्चा काम होता है। Let's explore about 34% of eligible voters did not exercise their right to vote in the 2024 election। यानी लगभग 34% लोग एलिजिबल वोटर्स थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वोट नहीं किया है। What do you think this is so? ऐसा क्यों हुआ कि 34% लोगों ने ही वोट देना जरूरी समझा, बाकी के तुम्हारे 66% वोटर्स एलिजिबल थे लेकिन वो वोट करने नहीं गए। तो ऐसा क्यों? डिजाइन एंड कंडक्ट अ शॉर्ट सर्वे अमंग एडल्ट्स इन योर फैमिली एंड नेबरहुड टू आंसर दीज क्वेश्चन। तो इसको सोचना कि आखिर ऐसा क्या हुआ और क्यों नहीं गए होंगे। ठीक है, डोंट मिस आउट द उत्तमरपुर इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द 10th century describe a transparent process for the selection of representatives। Eligible candidates' names were written on fragments of palm leaves and placed in a pot।
कह रहे हैं उत्तरा मेरुर इंस्क्रिप्शन पर ये लिखा है कि किस तरीके से वोटिंग होती थी। तो क्या करते थे, पाम लीव्स लेते थे, उस पर अपने कैंडिडेट का नाम लिख देते थे और उसको डाल देते थे एक बैलेट बॉक्स में, ठीक है, which was then sealed. On the selection day, it was opened publicly, and a young boy drew the palm leaves randomly one by one. A respective individual, after showing his empty hands to the public, would read out each name of the selected candidates. तो उस बैलेट बॉक्स को फिर सील कर दिया जाता था अच्छी तरीके से, उसको बंद कर दिया जाता था कि उसको कोई खोल ना सके जब तक कि काउंटिंग स्टार्ट ना हो। काउंटिंग स्टार्ट होती थी तो उससे एक एक पेज निकाला जाता था और देखा जाता था किस तरीके से किस पर्सन ने ज़्यादा वोट पाए हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर एक सूर्योदय स्कूल है, क्लास 8th में इलेक्शन करवा रही हैं उनकी मैम, जिसको हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। आई होप सो कि समझ में आया होगी चीज़ें, और जो पढ़ाया हूँ उसकी एक अच्छी सी रीडिंग कर लेना, समझ लेना चीज़ों को, और फिर भी कोई दिक्कत बनती है तो शाम की क्लास में ज़रूर पूछना। जितनी बीच में तुमको इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन देखने को मिल रही जो कॉपी बुक में लिखी हुई है उसको अपनी कॉपी में लिख लेना। आई होप सो ये सब कुछ क्लियर होगा। कहीं कोई दिक्कत होती है शाम की क्लास में ज़रूर पूछो। आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।